अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। बहुत सारे गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भगवान रहे हैं। सत्ता व विपक्ष को ये चेतावनी भी दे रही हूँ, यदि इन्होंने दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोट के खातिर अपनी ये सियासत बंद नहीं की तो फिर हमारी पार्टी को इनके विरुद्ध पूरे देश में आवाज उठानी पड़ेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, मानना का सानंद जी जिंदाबाद, मानना का सानंद जी जिंदाबाद जिंदाबाद। गृह मंत्री जी ने अपशब्द कहे हमारे बाबा साहब के लिए, तो उसके लिए उनके सम्मान में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के एक आवाज पर आप सब इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पे उतरे, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। यह समय अभिमत का है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान के मुद्दे को लेकर इस समय राजनीति पूरी तरह से गर्म है। सियासी गलियारों के अंदर कहें तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मान अपमान को लेकर तमाम राजनीतिक दल आमने सामने हैं। किसने बाबा साहब का अपमान किया, किसने बाबा साहब का सम्मान किया, किसके शासन में बाबा साहब की प्रति नीतियां उदार रही, किसने बाबा साहब की नीतियों को आगे बढ़ाया, किसने बाबा साहब के सम्मान में तमाम भवन, तमाम इमारतें और ऐतिहासिक धरोहर बनाई। आज देखें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सहित जो तमाम पार्टियां, जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, वो एक तरफ है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। आज मंगलवार को बाबा साहब के अपमान को लेकर के देश के कई शहरों के अंदर कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किया, जुलूस निकाले, जलसे किए, प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए जिले के उपायुक्तों को और कहा कि बाबा साहब का अपमान करने वाले अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। दरअसल बात यह है कि जब से अमित शाह साहब का राज्यसभा के अंदर एक बयान चला 18 दिसंबर संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जब संविधान के विषय पर जो बहस थी, राज्यसभा में उसका जवाब दे रहे थे अमित शाह, और राज्यसभा में उसका जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर 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 अंबेडकर। आप सुनिए, यही बात हुई थी। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अमित शाह ने कहा था कि जैसे फैशन हो गया है सभापति जी अंबेडकर अंबेडकर करना। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सदन के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने, खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उनकी बात का विरोध किया और उसके बाद यह मुद्दा बन गया। 19 तारीख को संसद नहीं चली, 20 तारीख को संसद नहीं चली, 20 तारीख को संसद का जो सत्र था उसका समापन हो गया और बात यह आ गई कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया या नहीं किया। हमने भी आपके साथ कई वीडियो पहले शेयर किए, तमाम आप सोशल मीडिया पर देखें या तमाम टीवी पर, एक दिन तो मुद्दा केवल बाबा साहब रहे थे। हालांकि अगले दिन लोकसभा के सदस्यों का घायल होना, उनका आईसीयू में पहुंचना, धक्का मुक्की होना, ये सब भी हुआ, लेकिन बाबा साहब का मुद्दा ऐसा है कि उसको ना तो कांग्रेस पार्टी, ना विपक्षी दल और ना भारतीय जनता पार्टी शांत होने देना चाहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों आ जाती है कि अमित शाह के बयान से क्या बाबा साहब का अपमान हुआ? अमित शाह ने जो बयान दिया था, जो उन्होंने राज्यसभा के अंदर कहा था अंबेडकर 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 और उसको फैशन से जोड़ देना, क्या उसमें बाबा साहब का अपमान था? और या फिर इसे मुद्दा बनाया भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने, खासकर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की वोट वाली पॉलिसी है, जो फॉलोइंग उसको लेकर चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं तो राजनीति के अंदर सब कुछ होता है, जो कुछ भी होता है वो केवल वोट के लिए होता है, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा विषय चुनाव होते हैं, चुनाव में वोट होते हैं और उसी से सरकारें बना करती हैं।
सबका लक्ष्य होता है, सबका उद्देश्य होता है कि ये केन प्रकरण किसी प्रकार से सत्ता पर काबिज हो जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जो अमित शाह ने राज्यसभा में कहा, अगर आप देखें तो जो उनकी वो 3 पंक्तियां थी जिसमें उन्होंने अंबेडकर 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 और फैशन इसको जोड़ा, अगर इसके इतर उनके पूरे भाषण को सुने, आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पर और हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं कि राज्यसभा के अंदर अमित शाह का पूरा बयान था क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के। लेकिन क्योंकि जो मुद्दा बनाना था कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष के लोगों को, उनके लिए वो पहले वाली 6 अक्षर ही थे, वो मुद्दा बनाया गया। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह आती है दोस्तों कि क्या अमित शाह साहब ने जो ये बात कही थी वो उन्होंने आवेग में फ्लो में बोल दी थी और या उसके पीछे भी कोई रणनीति थी। दरअसल आपसे मैं जिस बात पर अब जिक्र आगे करूंगा उसे आप कुछ यूं समझें कि एससी समाज को लेकर के, दलित समाज को लेकर के, क्योंकि दलित वोटर्स को खासकर माना जाता है, भले ही कोई कितना ही कहे, भले ही राजनीतिक दल कितनी बातें करें, लेकिन सच ये है कि नीला झंडा, नीला निशान और उसके साथ में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पहचान को एक समय पर प्रमुखता से जोड़ दिया गया दलित समाज के साथ में, और मान लिया गया कि दलित समाज का अगर आपको वोट लेना है तो आपको बाबा साहब की जय जयकार करनी पड़ेगी, जय भीम करना पड़ेगा। भले ही मेरी बात से किसी को इत्तेफाक हो या ना हो, लेकिन राजनीति के अंदर लोग वो किया करते हैं जिससे उनको खासकर वोट का फायदा होता है। अब बात आ जाती है कि जो मैं आपको बता रहा था कि बाबा साहब के बारे में जो अमित शाह जी ने बोला, क्या वो मात्र फ्लो में, आवेग में बोली गई बात थी और या उसके पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा, छुपी हुई रणनीति? और भले ही वो छुपा हुआ एजेंडा और रणनीति ना रही हो तो क्या आगे कोई रणनीति और बन सकती है, कोई और सोच आ सकती है? जो मैं आपको बता रहा था, अभी हाल ही में पिछले 6 महीनों के अंदर 3 चुनाव हुए। पहला चुनाव हुआ देश की लोकसभा का, और उस लोकसभा के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अगर मैं ये कहूं कि झटका लगा, खासकर दलित मतदाताओं के अंदर, पिछड़े मतदाताओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में से कम हुई। और उसके पीछे प्रमुख जो कारण रहा वो ये रहा कि पूरे चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों के नेता संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर घुमा करते थे। आप ध्यान आपको अगर होगा तो राहुल गांधी संविधान से बात शुरू किया करते थे और संविधान पर बात खत्म हुआ करती थी। अखिलेश यादव भी संविधान की पुस्तक लेकर घूमते थे, तेजस्वी बाबू भी संविधान की पुस्तक लेकर घूमते थे। यानी कि पूरा चुनाव संविधान के ऊपर कहीं केंद्रित हो गया था। और संविधान के मायने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के रचयिता, संविधान निर्माता। हालांकि संविधान निर्मात्री सभा के अंदर 300 से ज्यादा मेंबरान थे, लेकिन क्योंकि संयोजक बाबा साहब थे, इस लिहाज से संविधान और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को जोड़ करके वो चुनाव चला। और जब मैं आपको बता रहा था कि चुनाव में झटका लगा भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का ख्वाब संजोए हुए चुनाव मैदान में थी, वो अपना 2019 का प्रदर्शन भी नहीं दोहरा पाई। 303 सीटें थी, 303 सांसद थे लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के 2019 के चुनाव में, लेकिन 2024 में वो 240 पर अटक गए। 63 सांसदों का, 63 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ। और अगर देखें तो क्योंकि टारगेट 400 का था, तो फिर उस लिहाज से तो नुकसान 250 सीटों का हो गया। और उसमें देखें तो फिर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के नेताओं के हौसले बुलंद हुए राजनीतिक रूप से, खासकर राजनीतिक रूप से। और उसके बाद में रणनीति बदलाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया। वो दौर भी आपको ध्यान होगा, वो दिन आपको ध्यान होगा जब एनडीए के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने संविधान की पुस्तक को माथे से लगा करके और उसके बाद में अपना संबोधन दिया। वो भी आपको ध्यान होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम भाषणों के बीच में और फिर चुनाव के बाद और हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव से पहले वो सारे मुद्दे छुए, उन सारे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया जो खासकर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक से जुड़े हुए थे। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के बाद और जब सरकार बन गई, उसकी शपथ ली, तो शपथ लेने के तुरंत बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नई योजनाएं भी शुरू करने की बातें शुरू कर दी। और इसके साथ साथ एक दूसरी राजनीति भी शुरू हुई दोस्तों। हरियाणा विधानसभा चुनाव आपको जरूर ध्यान होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर
एससी में डीएससी का मुद्दा सामने आ गया। यानी कि वो दलित समाज, एससी के अंदर, दलित समाज के अंदर वो समुदाय जो कहीं पिछड़े और शोषित रह गए थे, जिनके लिए कहा जाता था कि उनको नौकरियों में और तमाम उनकी पूरी भागीदारी नहीं मिली, और इसको मुद्दा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, और इसको मुद्दा बनाने का बड़ा लाभ भी मिला, फायदा भी हुआ। मैं आपको बताता चलूं कि दलित समाज, जिसके अंदर की प्रमुख रूप से लगभग 25-30 जातियां उपजातियां हैं, एक बड़ा तबका जिसको एससी ए और एससी बी का नाम पहले भी दिया जाता था, जो 2005 के बाद में बदल गया। यानी कि जब से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी थी, खासकर मैं आपसे हरियाणा की बात करूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे, तो उसके बाद में एससी और जो एससी ए और एससी बी हुआ करता था उसको बदल दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने कोटे की इजाजत दे दी, और यहीं से शुरू हो गया। मनोहर लाल जी का वो बयान था हरियाणा के डीएससी समाज के लिए, यानी कि वो समाज जिसको वंचित रखा गया, यानी कि उसको वंचित दलित समाज कहा गया। और वंचित दलित समाज के लिए जब नायब सिंह सैनी सरकार बन गई, बड़ा प्रमुख फायदा हुआ। हरियाणा के अंदर पहली बार जो एससी सीटें हैं, एससी रिजर्व सीटें हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी की संख्या ज्यादा हुई। और उसके पीछे जो प्रमुख बात रही वो ये रही कि भारतीय जनता पार्टी ने सामंजस्य बैठा दिया, एससी और डीएससी के अंदर ऐसा तालमेल बिठाया कि जिसका दूरगामी संदेश गया। एससी समाज में देखें तो जाटव समाज के समानांतर ही दूसरी जो जातियां उपजातियां हैं, चाहे वो वाल्मीकि हैं, चाहे वो धानक हैं, चाहे वो तमाम और दीगर कौम है, सबको आगे बढ़ाने की बात डीएससी समाज की तरफ से की गई। और उसका जो मैं आपको बता रहा था, उसका परिणाम ये हुआ कि जो डीएससी समाज था, जो वंचित दलित समाज के रूप में जिसकी व्याख्या की गई, उसका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़ा वोट बैंक शेयर हुआ। और उसी का परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में हैट्रिक की सरकार बनी, और फिर वही प्रयोग महाराष्ट्र के अंदर भी लागू हुआ। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है दोस्तों कि जब चाहे एक ही आरक्षित समाज हो, जब किसी एक समाज को ज्यादा मिलता है और दूसरों को कम मिलता है, तो फिर ऑटोमेटिक विरोधाभास हो जाता है, कंट्रोवर्सीज ऑटोमेटिक बढ़ती हैं। और राजनीति के अंदर कहा जाता है कि कंट्रोवर्सीज का जो फायदा ले लिया करता है वही सिकंदर होता है, क्योंकि जो जीतता है वो सिकंदर हुआ करता है। एससी और डीएससी समाज का जो बंटवारा हुआ, उसका आप मान करके चलें कि हरियाणा और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा हुआ। और अब राजनीतिक लोगों के अंदर खासकर इस बात को लेकर मंथन है। मेरी भी आज कुछ लोगों से टेलीफोनिक बातचीत चल रही थी, खासकर दलित समाज के नेताओं से भी, और जिसके अंदर वो बता रहे थे कि आप उसको अनायास ना समझें। जो ये सब कुछ चल रहा है, बाबा साहब के मान अपमान की बात चल रही है, या जो ये सब कुछ पिछले कुछ दिनों का जो फलसफा है, आप इसको केवल यही ना समझें कि आज का ही मामला है, ये लंबी, इसमें दूर तक की रणनीतिक सोच है। और खासकर जो मैं आपको बता रहा था कि जब वंचित जो समाज हुआ करते हैं, ऐसे मौके पर वो एक साइड हो जाते हैं और दूसरा समाज एक तरफ हो जाता है, और वो कंट्रोवर्सीज बढ़ती हैं, और उसका एक को फायदा और एक को नुकसान निश्चित रूप से हुआ करता है। तो क्या आपको भी कुछ ऐसा लगता है कि सब के पीछे जो मान अपमान सम्मान ये सब कुछ चल रहा है, इसके अंदर कोई बड़ी राजनीतिक परिवर्तन की, राजनीतिक बदलाव की, या राजनीतिक इसके अंदर कहानी गढ़ने की कोई बात चली हो? आपको क्या लगता है, बाबा साहब के मान और सम्मान की जो बात चल रही है, मान और अपमान की जो बात चल रही है, ये राजनीतिक दलों के कौन से एजेंडे पर जाकर समाप्त होगी? और आपको क्या लगता है कि बाबा साहब के मान सम्मान की जो बात है, इसका कौन सा राजनीतिक दल, क्योंकि बाबा साहब का सम्मान तो हमेशा रहेगा, लेकिन इस मान सम्मान के मुद्दे पर कौन सा राजनीतिक दल ज्यादा फायदा उठाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना, और कल फिर मिलेंगे आपसे अभिमत में। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।